आइए सबसे पहले हम सभी कहानियों को क्रमानुसार देखें इस छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर लिखा है, एक चांद वाली दुनिया में लहना ने आकाश से कहा, अपने भाग्य में ईद के रोज़ राह में सिक्का बदलना लिखा है। और चीफ कहता है कि तीसरे परिंदे को राजा के घटवार की बेगम के पिता माता दीन के पास अमृतसर भेज दें। यहाँ पर देखिए, एक चांद, यानी कि एक से आपको याद रख लेना है एक टोकरी भर मिट्टी, चांद से चंद्रदेव से मेरी बातें, और वाली से हो जाएगा दुलाई वाली, दुनिया से अभिप्राय है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, मैं से कानों में कंगना, लहना यानी कि उसने कहा था, आकाश से आकाशदीप, और उसके बाद है अपने भाग्य यानी कि अपना अपना भाग्य, ईद से ईदगाह, और रोज़ से रोज़ यानी कि गैंग्रीन, राह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका राही, और सिक्का बदलने से है सिक्का बदल गया। इसके बाद जो दूसरी लाइन है, चीफ कहता है, यहाँ से आप सब लोग समझ गए होंगे चीफ की दावत, तीसरा से तीसरी कसम, परिंदे से परिंदे, राजा से हो जाएगा राजा निर्बंसिया, घटवार से कोसी का घटवार, और बेगम से हो जाएगा लाल पान की बेगम। इसके बाद यहाँ पर है देखिए पिता, पिता के बाद है माता दीन यानी कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, और लास्ट कहानी है हमारी अमृतसर आ गया है। यही इन सभी कहानियों का क्रम है। एक बार आप इनको फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे ये शुरुआत से लेकर के अंत तक आप इनको याद रख सकते हैं। आइए अब पढ़ लेते हैं हम कहानी। नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी महिला लेखिका के बारे में जिन्होंने अपने कथानक में अच्छे बुरे प्रसंग को निडरता से और खुलेपन से अपने शब्दों में व्यक्त किया है, और इसीलिए बोल्डनेस उनकी पहचान बन गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्णा सोबती की, एक ऐसी लेखिका जिसने हिंदी साहित्य को उपन्यास और कहानी विधाओं में अग्रणी पंक्ति में स्थापित किया। उनकी प्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी लोगों ने इस कहानी को पहले पढ़ लिया होगा, और अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इसको एक बार इसके मूल पाठ का अध्ययन ज़रूर करें, क्योंकि देश विभाजन पर लिखी गई जो चाहे उपन्यास हैं या कहानी है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि किसी भी परीक्षा में देश विभाजन से संबंधित उपन्यासों और कहानियों से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सिक्का बदल गया कहानी है, इसमें न सिर्फ हिंदू मुस्लिम या फिर धर्म और जो आपका संप्रदाय है उन्हीं को चित्रित न करके यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अर्थ है वो भी किस तरीके से जो है हावी हो जाता है मनुष्य के ऊपर, और जो मनुष्य की जो मानवीय संवेदनाएं हैं वो धर्म और अर्थ से बढ़कर इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे जैसे आप इस कहानी के मुख्य तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि ये कहानी जो है क्या मूल संदेश देती है। तो चलिए पहले पहल हम देख लेते हैं इस कहानी को लेकर के जो चिंतक रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, उन्होंने क्या कहा था। उसके बाद हम दूसरी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कहानी के संदर्भ में लेखकों के मत यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहले पहल लिखा गया है कि बादलों के घेरे में 1980। तो ये यहाँ पर ध्यान रख लेना है आपको कि बादलों के घेरे इनका एक क्या रहा है, कहानी संग्रह रहा है। उसमें जिसका जो प्रकाशन वर्ष कब है, 1980 है। आपका एक और कहानी संग्रह है। ये कौन कह रहे हैं? डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, जो इनकी पुस्तक है, ठीक है, गद्य साहित्य का इतिहास वाली, उसमें इन्होंने ये बात कही है कि बादलों के घेरे 1980 आपका एक और कहानी संग्रह है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। इसकी प्राय सभी कहानियां नई कहानी के दौर की हैं। तो नई कहानी आंदोलन कब चला, ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी जरूरी है कि जो नई कहानी आंदोलन है, अकहानी आंदोलन है, ये कब के आंदोलन है, किसके द्वारा ये चलाए गए हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन से लेखक रहे हैं, ये सब बातें आपको जरूर देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सभी कहानियां किसकी, बादलों के घेरे कहानी संग्रह की समस्त कहानियां कैसी हैं, नए दौर की कहानियां हैं, यानी कि नई कहानियां हैं। इसकी एक कहानी सिक्का बदल गया भारत पाक विभाजन के दर्द को उसकी पूरी गहनता में उकेरने का काम करती है, या उकेरने वाली
कहानी है। तो यहाँ पर ध्यान ये रख लेना है कि किसने ये बात कही कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के दर्द को उसकी पूरी गहनता से अभिव्यक्त करने वाली कहानी है सिक्का बदल गया। तो यहाँ से आपको इसके कुछ कुछ चीज़ें पता लग चुकी होंगी। तो ये रामचंद्र तिवारी का कथन है जो कि आपको ज़रूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मधुरेश, इन्होंने भी हिंदी कहानियों को लेकर के ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें कही हैं। ये क्या कहते हैं, देखिए, इन्होंने लिखा है, सिक्का बदल गया विभाजन की पृष्ठभूमि पर मानवीय सादृश्यता को गहरी संवेदनशीलता से अंकित करती है। तो यहाँ पर मानवीय संवेदनशीलता उसको चित्रित करने का प्रयास किया गया है इस कहानी में। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो संप्रदाय की बात हम कर रहे हैं वो नहीं हो रही है। यहाँ पर मानवीय मूल्य किस तरीके से विघटित हुए हमारी स्वतंत्रता के समय, या फिर यूं कहें कि जो विभाजन के समय। हमेशा हम विभाजन का जब भी जिक्र करते हैं तो हमारे मन में एक ही बात उठती है कि यहाँ पर जो धार्मिक उन्माद हैं वो हुए होंगे और दूसरा मारकाठी हुई होगी। लेकिन उससे भी बढ़कर यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो कौन सी है, वो इस कहानी में देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें बताया गया है कि इसमें जो मानवीय मूल्य हैं वो किस तरह से विघटित हो गए थे। सिक्का बदल गया है अपने आप में एक रोचक इसका जो शीर्षक है कि किसका सिक्का बदल गया। सिक्का बदलने का मतलब यहाँ पर है कि जो एक समय में यहाँ पर हमारे भारत में जो मतलब जिनके हाथ में सत्ता या पावर, हम शक्ति कह सकते हैं, वो थी, लेकिन कालांतर में जो समय का पहिया ऐसे दौड़ा कि जब विभाजन हुआ तो उस वक्त वही लोग जो है अपना आशियाना जो है बचाने की तो सोच दूर, मतलब स्वयं अपनी ज़िंदगी को बचाने के वो मोहताज हो गए थे। तो यही बात यहाँ पर दिखाई गई है कि मनुष्य एकदम से कैसे भूल गया था कि उसकी अपनी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं। इन सब बातों को आप इस कहानी में देखेंगे, इसलिए बोला गया है कि ये जो मानवीय संवेदनशीलता है उसको दिखाने का प्रयास है कृष्णा सोबती के द्वारा। और इसी कहानी की वजह से यहाँ आप देखते हैं कि जो कृष्णा सोबती हैं वो एक सशक्त लेखिका के रूप में सामने आई और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, जो कि मैंने पहले ही कहा कि बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। क्योंकि इसकी कहानियों में आप देखेंगे कि जो प्रेम संबंध है, जो स्त्री पुरुष संबंध हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने खुल के बात की है। और इसके साथ साथ देश विभाजन पर भी इन्होंने बोला, और एक चीज़ इन्होंने जो सामाजिक चीज़ें रही हैं उनके ऊपर भी इन्होंने लिखने का प्रयास किया है, या जो ग्रामीण जीवन है उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। तो इस तरीके की लेखिका रही हैं कृष्णा सोबती। इसके बाद ये लिखते हैं कि सिक्का बदल गया में शाहनी के लिए बंटवारे के कारण हुकूमत के बदल जाने से सिक्का बदल जाने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ पर अब फणीश सिंह का एक और कथन रखा गया है। देखिए कि इसमें क्या है, जो शाहनी, जो मूल पात्र है इसकी, मुख्य पात्र, कि बंटवारे के कारण हुकूमत के बदल जाने से, हुकूमत यानी कि पहले तो अंग्रेज़ों के साथ समय में था, ठीक है, भारत, और जमींदारी प्रथा थी। तो जमींदार शाहनी के पति शाहजी थे, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सामंती व्यवस्था में जो है किस तरीके की चीज़ें होती थी। जो जमींदार बोलेगा वैसे नीचे के लोगों को जो है मानना पड़ेगा, और जमींदारों का अपने एक अलग रुतबा भी होता था। लेकिन जैसे ही हुकूमत बदल गई, जैसे ही भारत पाक विभाजन भी हो गया, ठीक है, उस समय जो है चीज़ें किस प्रकार से बदल जाती हैं, वही बात यहाँ पर कह रहा है। और ये बोल रहा है कि इसका कोई मतलब नहीं बन जाता कि हुकूमत बदल गई और सिक्का बदल गया। उसमें उसे मानवीय मूल्यों के सिक्के और संबंधों के बदल जाने का गहरा दुख है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि शाहनी जो है उसके लिए बंटवारे के कारण कुछ भी, ठीक है, कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ा शाहनी को कि बंटवारा हो गया, ठीक है, या फिर हुकूमत बदल गई, तो उससे ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई वो। लेकिन जो मानवीय मूल्यों का विघटन हो गया, जो उसने देखा कि जिन लोगों को उन्होंने अपने घर में पनाह दी, जिन लोगों के लिए शाहनी जो है अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार होती थी, और वही लोग जो है जैसे ही समय बदल जाता है, जैसे ही विभाजन होता है, त्रासदी होती है, ठीक है, उस समय जो है वही लोग जो हैं शाहनी की जान के क्या बन बैठे हैं, दुश्मन बन बैठे हैं। इसलिए वो बोल रही है कि जिन लोगों को उसने अपने बच्चों की तरह स्नेह दिया, वही बच्चे जो हैं आज उसको उसके घर से भगाने के लिए जो है तैयार हुए बैठे हैं, और उसकी जो दौलत है उसको ऐंठने के चक्कर में है। और यहीं से हमें जो मानवीय मूल्य है उसका विघटन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है कि जो एक विधवा नारी है उसकी पराधीनता की जो ये कहानी भी दिखाई गई है, कि उसकी जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसको भी चित्रित करने का प्रयास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन कथनों से ही आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें दिखाई गई हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो ये तो हो गई लेखकों ने इसके बारे में क्या कहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये 3 ही लेखक हैं जिन्होंने इसके बारे में कहा है, और भी कुछ विद्वान हैं जिन्होंने इसके बारे में हो सकता है कई हों बातें। जैसे राजेंद्र यादव ने इसकी टिप्पणी, इसके ऊपर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं, तो वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और
उसके अलावा भी अगर आपको लगे कि किसी और लेखक ने भी कहा है तो उसको भी आप देखें। डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक में मुझे हालांकि इस तरीके का कोई भी कथन नहीं मिला, तो जो चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब हम इसके बाद जानते हैं कि जो मुख्य बातें हैं इस कहानी को लेकर के वो क्या क्या हैं। सबसे पहले इसका रचना वर्ष है 1948 में, प्रतीक पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर ध्यान आपको एक और चीज़ भी रखनी है कि जो प्रतीक पत्रिका रही, इसके जो संपादक थे वो रहे हैं आपका जो अज्ञेय हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपने एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि जब ये प्रकाशित हुई थी तो अज्ञेय ही जो है इसके संपादक रहे। हो सकता है इसके बारे में पूछा जाए, ठीक है, जब इसका प्रकाशन हुआ तो अज्ञेय के समय में, ठीक है। आगे, बादलों के घेरे 1980 कहानी संग्रह में संकलित, जो कि हमने पहले भी पढ़ लिया था कि बादलों के घेरे जो इनका एक संग्रह रहा 1980 में जाके, उसमें इनको फिर संकलित किया गया इस कहानी को। अब यहां पर लिखा गया है कि बादलों के घेरे कहानी संग्रह में जो है 3 प्रकार की कहानियां रही हैं। हालांकि टोटल यहां पर कितनी कहानियां हैं, 24 कहानियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। लेकिन इन 24 कहानियों को अगर हम बांटें तो वो कितने भागों पर हैं, 3 भागों में बांटी जा सकती है। जो कि मैंने पहले भी बता दिया था कि जो कृष्णा सोबती रही हैं, इन्होंने देश विभाजन पर भी लिखा, ग्रामीण जीवन पर भी लिखा और प्रेम व स्त्री पुरुष संबंधों पर आधारित कहानियां भी इन्होंने लिखी हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछें कि जो आपका बादलों के घेरे कहानी संग्रह रहा है उसमें कितने प्रकार की कहानियां जो है वो शामिल की गई हैं इनकी, सोबती जी की, तो ध्यान रख लेना है आपको कि 3 प्रकार की कहानियां इन्होंने लिखी हैं। और एक चीज़ और ध्यान रख लेनी है कि इनका जिंदगी नामा जो उपन्यास है वो भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, उसको भी आप एक बार ज़रूर देखें। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ना ज़रूरी है आप लोगों को, तो वहाँ से भी आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ आ जाएगी कि सोबती जी का जो लेखन है वो किस प्रकार का है। तो ये ध्यान रख लेना है, बादलों के घेरे में कुल कितनी कहानियां हैं, 24 कहानियां हैं। एक इसमें बादलों के घेरे ही होगी, दूसरी आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, यह है सिक्का बदल गया। कई जगह ये सिक्का बदल गया है लिखा होता है, ये सिक्का बदल गया ही है, ठीक है, सिर्फ इतना ही। ओके, बाकी अन्य जो कहानियां रही हैं इनको भी आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। कई बार पूछा जाता है प्रश्न कि कौन सी कहानी इस संग्रह में शामिल है, कौन सी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें आगे लिखा गया है, देखिए कि अविभाजित कश्मीर में चिनाब के तट पर स्थित जबलपुर की ये कथा है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो 2 स्थल आए हैं उनको ध्यान रख लेना है, चिनाब, कश्मीर और जबलपुर, ठीक है। ये 3 बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछते हैं, जो कि मैंने हर एक कहानी के संदर्भ में आपको बताया है कि जो भी जगहें यहाँ पर रही हैं उनको जरूर पढ़ें। भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी है। विस्थापन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब लोगों को शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि जो शरणार्थियों के लिए शिविर लगे थे, ठीक है, शरणार्थी शिविर जिनको हम कहते हैं, उसमें लोगों को भेजा जा रहा था। तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, हर एक जो है इधर उधर विस्थापित हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज यहां पर दिखाई गई है। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण करने वाली ये कहानी बताई गई। तो विधवा नारी आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पर शाहनी, आप सिंपली ये कह सकते हैं कि शाहनी की जो पराधीनता है, ठीक है, उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। तभी तो जो फणीश सिंह ने कथन कहा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि भाई उसको सिक्का बदल गया है, हुकूमत के बदलने से जो है वो नहीं बदला, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मानवीय मूल्य विघटित हो गए हैं। वो मानवीय मूल्य रूपी जो सिक्का बदला उससे उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, ठीक है। ये चीज अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसीलिए बोला है कि विधवा नारी की जो पराधीनता है उसको चित्रित करने का जो प्रयास है, ये मनोवैज्ञानिक चित्रण है भाई, महत्वपूर्ण है ये बात, देखना, इसको याद रखिएगा। विभाजन से आए मानसिक परिवर्तन को भी इस कहानी में बताया गया है, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान में जरूर रखना। धर्म व अर्थ से परे मानवीय संबंधों को चित्रित करने वाली कहानी। तो यहां पर क्या बोला है कि धर्म और अर्थ, यानी कि जो धर्म है, संप्रदाय है, ठीक है, जातिगत जो भेदभाव था उस वक्त का, ठीक है, उससे परे या आर्थिकी से परे ये कह रहा है कि मानवीय संबंधों नाम की भी कोई चीज होती है, वो इस कहानी में जो है बताई गई है, ठीक है। ये चीज आप देखेंगे इसमें किसके जरिए, शाहनी और शेरा के जरिए, क्योंकि पूरी की पूरी कहानी जो है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमेगी और यहीं से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम देख लेते हैं पात्र योजना को, क्योंकि पात्र योजना भी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है किसी भी कहानी की, क्योंकि इनके बिना जो है कहानी नहीं बढ़ सकती हमारी आगे। अब यहां पर लिखा है, देखिए, शाहनी, ठीक है, जो पहली नायिका है इस, मतलब हमारे कहानी की नायिका है ना, इसको ध्यान रख लेना। नायिका है, विधवा है ये, साथ ही साथ हवेली की मालकिन है, सब धन लौटाकर जो है ये कैंप लौट जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है ना। तो कितनी चीजें हैं शाहनी के बारे में हमारी, एक तो ये कहानी की
मुख्य पात्र है, क्योंकि पूरी कहानी जो है शाहनी के इर्द गिर्द ही घूम रही है। दूसरी विधवा भी है और हवेली की मालकिन है। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रख लेनी है। और लास्ट में जो है धन लौटाकर कहां पर चली जाती हैं, शरणार्थी कैंप में ही चली जाती हैं। आगे यहां पर लिखा है शाहजी, ये शाहनी का स्वर्गवासी पति है और साथ ही साथ ये जमींदार भी है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। फिर यहां पर अगला पात्र है शेरा, शाहजी का सेवक है एंड इसके साथ साथ शाहनी का कामगार भी है। मां जैना की मृत्यु के बाद शाहनी द्वारा ये पला बड़ा है। ठीक है, तो ये बात भी आपने ध्यान रख लेनी है कि ये जो है शेरा शाहजी का सेवक था, जब उसकी मृत्यु हो गई तो फिर शाहनी के पास रहा। ठीक है, इसकी मां है जैना, ये ध्यान रख लेना, ये मैं यहां पर बोल्ड करने के उसको भूल गया था, याद रखिएगा जैना। हालांकि इसकी भी मृत्यु हो चुकी है। जब जैना की मृत्यु होती है तब जो है इसको कौन संभालता है, फिर तब संभालती है शाहनी। और इसीलिए यहां पर जो शेरा है ये आप देखेंगे कि इसके प्रति जो है किस प्रकार का बिहेव है, एक मां का बिहेव जो है ये देखने को मिलता है लास्ट में, तभी तो ये इसको नहीं मार पाता लास्ट में। यहां पर लिखा है देखिए कि सांप्रदायिक है ये बहुत ज्यादा, 30 से 40 हत्याएं कर चुका है और शाहनी को मारने की योजना बनाता है पर मार नहीं पाता। यहां पर जो मानवीय मूल्य हैं वो दिखाए गए हैं कि भले ही धर्म अर्थ की बात हो रही है, लेकिन इसने इसको इस तरीके से पाला कि इन सब चीजों के आगे शाहनी की जो ममता है वो कहीं ना कहीं जीत जाती है। ठीक है, ये बात याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। और ये हसैना का पति भी है और हसैना को शाहनी अपनी बहू के रूप में स्वीकार करती है या बहू मानती है एक तरीके से इसको, क्योंकि शेरा का जो पालन पोषण इसने किया था इसलिए जो है ये इसको अपनी बहू भी मानती है। ठीक है, ये मुख्य पात्र हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द आपकी कहानी जो है घूमने वाली है। फिर सहयोगी पात्रों में यहां पर दाऊद हो गया जो गांव का थानेदार है। ठीक है, इंस्पेक्टर जिसको हम कहते हैं। फिर शाहजी का वफादार आदमी रहा है ये, है ना। शाहनी को हवेली खाली करने को दाऊद ही कहता है कि हालात जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए जो है इसको खाली करते हैं। ठीक है, अन्य पात्रों में यहां पर देखिए हसैना आती हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया कि ये शेरा की पत्नी और शाहनी के द्वारा इसको अपना बहू मानना। ठीक है, फिरोज है जो शेरा को भड़काने का काम करता है कि ये शाहनी का क्या कर दे, कत्ल कर दे या मार दे उसको। ठीक है, फिर बेगू पटवारी है, मुल्ला इस्माइल है, रसूली है, जौलदार है, नवाब बीबी, कुल्लूवाल के जाट इत्यादि इत्यादि पात्र जो हैं इस कहानी में आए हैं, जिनके जरिए हमारी कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखना है ना। तो ये महत्वपूर्ण पात्र हैं, इनको आप जरूर देखें। गौण पात्रों को पढ़ना भी ज्यादा जरूरी है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपने गौण पात्रों को बिल्कुल ही स्किप कर दिया, बाकियों को छोड़ दिया, क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा कि प्रश्न जो है वो हर तरह से पूछा जा रहा है। मुख्य पात्र जरूरी नहीं है, गौण पात्रों से भी आपको प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं अब कहानी का जो मूल पाठ है उसके बारे में, लेकिन उससे पहले कृष्णा सोबती के बारे में कुछ चीजें यहां पर रखी गई हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। तो ये छोटा सा परिचय है कृष्णा सोबती का। जन्म 1925 में पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन से पहले पाकिस्तान वाले गुजरात के पंजाब में ये रहती थी, वहीं पर गुजरात में ही इनका जन्म स्थान भी माना गया है। पाठशाला जो स्तरीय शिक्षा पाकिस्तान में हुई, उच्च शिक्षा इन्होंने दिल्ली, शिमला और लाहौर में ली। ये महत्वपूर्ण है, हो सकता है इसके बारे में आपको प्रश्न पूछे। लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में पढ़ते समय देश विभाजन हुआ था, तब वे और उनका परिवार दिल्ली रहने के लिए आया हुआ था। ठीक है, और ये ऐसा माना जाता है कि इन्होंने जो ये कहानी लिखी थी अपनी नानी जो रही इनकी, ठीक है, उन पर इन्होंने लिखी थी सिक्का बदल गया कहानी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं कि नानी पर लिखी थी। ठीक है, एंड इसके साथ साथ बोला है इनमें जो समकालीन लेखिकाएं रहीं, कृष्णा सोबती अपनी एक विशिष्ट व्यक्तित्व और साहित्य लेखन में अलग स्थान रखती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर इनके जो कहानी संग्रह इत्यादि और उपन्यास जो रखे हैं, चर्चित उपन्यास, इनको रखा गया है। तो इनको आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इनके बारे में यहाँ से ही देखें। ठीक है, ये बिल्कुल संक्षिप्त सा परिचय है। अब हम यहाँ पर कथा सार, जिसकी हम सारांश को पहले देख लेते हैं कि क्या है इस कहानी का मूल सार। ठीक है, सबसे पहले यहां पर लिखा देखिए, सिक्का बदल गया देश विभाजन पर लिखी कृष्णा सोबती की मौलिक कहानी है। शाहनी एक हिंदू स्त्री है, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि ये क्या है, एक हिंदू स्त्री है। ठीक है, उसके पति शाहजी जब जीवित थे तो उनका एक खास और बड़ा रुतबा था, यानी कि एक जमींदार थे। दूर दूर गांव तक फैली जमीनें, गांव की जमींदारी, धन दौलत, सब कुछ इनके पास रहा। शेरा नामक अनाथ बच्चे को उसने अपना बच्चा माना था। शाहजी की मृत्यु के बाद शाहनी शेरा और हुसैना के साथ ही रहती हैं।
वह उन्हें अपना बेटा और बहू मानती थीं। वक्त गुजर गया और शाहजी और आज शाहनी को अपना गांव हवेली छोड़कर जाने की स्थिति आई। बाहर बवाल हो रहा था, मारने मरने की बातें हो रही थी। शाहनी अब सारी हवेली शेरा और हुसैना को देकर चली जाती हैं, क्योंकि अब सिक्का बदल गया है। प्रस्तुत कहानी शेरा के माध्यम से देश विभाजन और विस्थापन की पीड़ा को पूरी संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत करती है। शाहनी का हवेली छोड़कर जाते समय इस्माइल को रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शें कहना जाति धर्म से बढ़कर इंसानियत की दुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको ध्यान ये भी रखना है आपको कि किसको ये पंक्तियां जो हैं शाहनी ने कही थी, और इन्हीं पंक्तियों में ही इस कहानी का मूल प्रतिपाद्य भी छुपा हुआ है, मूल उद्देश्य भी छुपा हुआ है। तो यहां पर ये क्या कह रहे हैं, देखिए कि रब तुहानू सलामत रखे बच्चा की, भगवान जो है तुम्हें सही सलामत रखे, खुशियां दे, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है कि ये जाति और धर्म से बढ़कर इंसानियत की दुआ है। यही मैं कह रहा था कि धर्म और अर्थ से भी ऊपर की बात इन्होंने कही, मानवता की बात। शेरे खूनी शेरे का शाहनी के हवेली छोड़कर जाते समय दिल टूटना एक बच्चे का अपनी मां के प्रति प्रेम है। फिर यहां पर मानवीयता को जिंदा किया है कृष्णा सोबती ने कि जो शेरा जिसको उसने पाला, एक समय में धर्म और अर्थ की वजह से उसके मन में जो उच्च वर्ग था या जमींदार वर्ग के प्रति जो एक घृणा का भाव रखता था, वो जो हिंदू मतलब सही था, जिसकी आर्थिकी ठीक है, उसके प्रति रोष था उसका, लेकिन जो शाहनी थी उसने इतने प्यार से उसको बचपन से पाला था कि वहां पर उसकी ममता जीत गई। यही ये कह रहा है कि जब वो घर छोड़ रही थी तो उसका उस समय दिल टूटना एक बच्चे का अपनी मां के प्रति प्रेम है। यही हमारी भारतीयता है, ठीक है। इस बात को यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, इसको आप बिल्कुल याद रखें। यहां लेखिका ने धर्म से बढ़कर, देश की सीमाओं से बढ़कर इंसानी रिश्ते और जज्बातों को पूरी गंभीरता से प्रस्तुत किया है। यही इस कहानी का मूल उद्देश्य है, ठीक है। तो इसलिए इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है ये और पूछी जा सकती है, देखना, इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको। ये तो हो गया इस कहानी का सारांश। अब हम मूल पाठ की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये बातें समझ में आ जाएं कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। सबसे पहले सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती, ये आपने देखना है। यहां पर मुख्य कुछ कथन आएंगे, उनको भी आप साथ साथ में देखते रहें कि क्या क्या कथन है इसमें, ठीक है। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। यहां पर देखिए पौ फटना यानी कि मुहावरे का अर्थ भी प्रयोग भी हुआ है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें जो क्षेत्रीय भाषा है, इससे पहले आपने देखा ना कि रब तुहानू खुशियां बख्शे, ऐसा कुछ बोला है ना, ठीक है। यानी कि जो भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया है महादेवी वर्मा, सॉरी, जो आपके कृष्णा सोबती हैं उनके द्वारा, तो वो भी कैसी है, क्षेत्रीयता की बात यहाँ पर हो रही है, और साथ ही साथ मुहावरे नुमा भाषा रही। खद्दर की चादर ओढ़े, तो ये भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ओढ़ा है उसने। खद्दर की एक चादर ओढ़ी है, हाथों में माला लिए हुए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी, यानी कि शुरुआत हो रही थी दिन की। पौ फटना सवेरा होना, शुरुआत होना दिन की, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, सुबह के समय से इस कहानी की शुरुआत हुई है। बहुत सारी कहानियां जो हैं दोपहर से हैं, कुछ जो है आपकी शाम से हैं, ठीक है, तो इनको याद रखना। दूर दूर आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक ओर रखे और श्री राम करती पानी में होली। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि ये श्री राम यहां से ही पता चल रहा है कि ये हिंदू महिला है, ठीक है। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई, यानी कि वो सुबह की स्नान करने गई है वहां पर। चनाब का पानी, यानी कि चिनाब नदी की बात हो रही है, आज भी पहले सा ही सर्द था, यानी कि ठंडा था। लहरें लहरों को चूम रही थी। वह दूर सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी। तो यहां पर चिनाब और कश्मीर दो नाम आ गए, इनको याद रखिए। पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी, उछल उछल आते पानी के भंवरों से टकराकर कगारे गिर रहे थे, लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश लगती थी। देखिए चित्रण कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कृष्णा सोबती ने किया है कि पूरा जो प्रकृति है उसको हमारे सामने लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया कि क्या चीजें हो रही हैं। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक नहीं थी, पर नीचे रेत में अगणित पांव के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। तो यहां पर अब हमारे सामने जो है पूरी घटना को रखने जा रही हैं जो कृष्णा सोबती जी हैं वो। ये देख रहे हैं कि पूरा पहले इसने वातावरण बना दिया कि सब कुछ शांत था,
कहीं कुछ भी नहीं था, परछाई भी नहीं दिख रही थी, लेकिन जब रेत की तरफ उसका ध्यान गया तो वहां पर उसने देखा कि अनगिनत पांवों के निशान हैं और इस वजह से वो थोड़ी सी अंदर से डर गई। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा था। वह पिछले 50 वर्षों से यहां नहाती आ रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप ध्यान में रखें कि कितने सालों से यहां पर रह रही है। अब 50 सालों से कितना लंबा अरसा है। शाहनी सोचती है एक दिन इसी दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज, तो यहां पर दुल्हन बनकर जब वो आई थी और आज, अब बताया नहीं गया है कि आज क्या है स्थिति, ठीक है, सिर्फ इतना लिखा है आज। आज शाहनी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में, बिल्कुल अकेली। ना उसका बेटा है ना ही शाहजी हैं। शाहजी का भी यहां पर देखिए इंट्रोडक्शन हो गया अब आपके सामने, यानी कि वो उसके पति की बात कह रही हैं। पर नहीं, यह क्या सोच रही है वह सवेरे सवेरे? अभी भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती घर की राह ली। तो यहां पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस चीज के खेतों से होते हुए वो घर की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो बाजरे के खेतों से। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ कुछ बंधा बंधा सा लग रहा है। जमी वाला कुआं भी आज नहीं चल रहा। ये शाहजी की ही असामियां हैं। शाहनी ने नजर उठाई, या मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अपनत्व के मोह में भीग गई। यह सब शाहजहाँ की बरकतें हैं, शाहजी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनें, जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे हसैना हसैना। अब यहां पर आपके बाकी 2 पात्र भी जो हैं हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब शाहनी जो है वो अपनी जो उसकी भूमि है, जो उसकी जमीन है, उसको देख रही है। और ये एक स्वाभाविक सी बात है कि जिस समय की ये कहानी है तो जमींदारी प्रथा थी, तो जमींदारों के पास जमीन होना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वो अपनी उस जमीन को देख देख कर क्या है, आनंदित हो रही थी और उनको आवाज भी साथ में दे रही थी। लेकिन साथ में यह भी दिखाया गया है वो सहमी हुई भी है। शेरा और शाहनी शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा? अपनी मां जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। यह पॉइंट यहां पर बिल्कुल ध्यान रख लेना है। जैना किसकी मां है? ये है शेरा की मां। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि अपनी मां जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गंडासा शटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसैना सेना। शाहनी की आवाज उसे कैसे हिला गई है। ठीक है, अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी की ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियां उठाकर, कि यहां पर देखिए कि अभी तक वो क्या सोच रहा था। यहां पर उसकी मंशा बता दी शेरा की कि वो अभी सोच रहा है कि उसकी जो संदूकची है, यानी कि उसका जो खजाना है, उसको लूटने की वो सोच रहा है। कि तभी शेरा गुस्से से भर गया, यानी कि वैसे ही उसको क्या है, ये आवाज सुनाई पड़ गई। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर चीख कर बोला, ए मर गई, ए रब तेनो मौत दे। ठीक है, आगे देखिए। हसैना आटे वाली कनाली एक ओर रख जल्दी जल्दी बाहर निकल आई। बाहिर देखिए, बाहर की जगह बाहिर लिखा है, यानी कि वही क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, ए आई आ क्यों छाबले, सुबह सुबह तड़पाना है। अब तक शाहनी नजदीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसैना यह वक्त लड़ने का है, वह पागल है, तू ही जिगरा कर लिया कर। जिगरा? हसैना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी, लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरे ही क्यों गालियां बरसाई हैं इसने? शाहनी ने लाड़ से हसैना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहुत अधिक प्यारी है। शेरे? हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए हैं यहां। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर की अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते। पर शाहनी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी की को बिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है शायद। पिछली स्मृतियां, आंसुओं को रोकने के प्रयत्न में उसने हसैना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है, क्या कह रही है शाहनी? आज शाहजी क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, या होके रहेगा। क्यों ना हो, हमारे भी
भाई बंदों से सूद ले लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई थी। तो यहाँ पर अब शेरे का मन एक बार फिर से दिखाया गया है कि वो बोल रहा है कि अगर शाहजी भी होते तो भी कुछ नहीं होना था, कि लोगों ने तो उनके प्रति जो आक्रोश है वो दिखाना ही था भाई। ठीक है। गंडासे की याद हो आई, शाहनी की ओर देखा, नहीं नहीं, शेरा इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है, यानी कि सांप्रदायिक है वो, ठीक है, हिंसावादी है वो, ठीक है, पर वह ऐसा सोच नहीं सकता। सामने बैठी शाहनी नहीं, शाहनी के साथ उसकी आंखों में तैर गए। ठीक है। यहां पर देखिए जो पहले हमने पढ़ा ना सार में कि भाई माँ तो फिर भी माँ की तरह प्यार उसने दिया है, तो वो उसको हिम्मत नहीं हो रही थी। वह सर्दियों की रातें कभी कभी शाहजी के डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी वो देखता है शाहजी की ममता भरे शाहजी के ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने शाहनी की झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शाहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। तो यहां पर देखिए अब उसको पुरानी स्मृतियां आ रही हैं कि वो तो शाहनी को मारना चाहता है, लेकिन फिर उसको शाहजी की भी याद आती है कि उसने भी तो उसको पाला है, ठीक है, उसको दूध दिया है और बोलता था कि उठ पी ले। ठीक है। शाहजी की बात, शाहनी ने क्या बिगाड़ा है हमारा, अब ये सोच रहा है कि भाई आखिर शाहनी ने हमारा क्या बिगाड़ा, हमारी तो उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। शाहजी की बात शाहजी के साथ गई कि भाई अगर शाहजी ने उसको कभी डांटा भी है तो वो बात तो उसके साथ खत्म हो गई, वह शाहनी को जरूर बचाएगा। लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था फिरोज की बात। यहां पर ध्यान रख लेना कि फिरोज ने उसको बोला था कि शाहनी का जो है काम तमाम करना पड़ेगा, तभी जो है उसकी धन दौलत वगैरह सारी चीज़ जो है हमें मिलेगी। तो ये चीज़ अभी वो सोच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका माँ के प्रति जो प्रेम है, ठीक है, उसके प्रति जो वफादारी है, वो भी उसको कहीं ना कहीं विचलित कर रही है, उसे रोक रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। ठीक है। ये बात पीछे हुई थी कि सब कुछ ठीक करेंगे, जितना भी सामान वगैरह वहां से मिलेगा वो हम आपस में बांट लेंगे। शाहनी, चलो तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। शाहनी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शाहनी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं, पर क्या होगा शाहनी को मारकर। अब यहां पर देखिए वो शाहनी आगे आगे चली है, शेरा पीछे पीछे है, लेकिन साथ में वो उसके मन मस्तिष्क में वो बातें भी चल रही हैं कि जो उन्होंने डिसाइड किया था कि इसको खत्म करना है। शाहनी, हाँ शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शाहनी को बता दे, मगर वह कैसे कहे। शाहनी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग है। जबलपुर में आज आग लगनी थी, लग गई। यहां पर देखिए जबलपुर की बात भी होगी। अब शाहनी कुछ न कह सकी, उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। तो यानी कि शाहनी कुछ भी नहीं कहा उसने। हवेली आ गई। शाहनी ने शून्य मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं। दुर्बल सी देह और अकेली, बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शाहनी। दोपहर हुई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शाहनी नहीं उठ पा रही, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा। मानो पत्थर हो गई हों। पड़े पड़े सांझ हो गई, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। यहाँ पर एक और पात्र आ गया अब, रसूली। इसको भी आप ध्यान में रखें, ठीक है, जो गौण पात्र आ रहे देखिए, जो हमने पीछे पढ़े थे। शाहनी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। अब यहाँ पर देखिए जो ट्रकों में लोगों को भरकर कहाँ जाया जा रहा था, शरणार्थी शिविर में ले जा रहा था। तो यहाँ पर ये शाहनी को भी आगाह कर दिया गया था कि अब तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। ठीक है। ट्रकें, शाहनी को अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया उसने। शाहनी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव में भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, ये बीबी यानी कि जो एक और पात्र इसमें आया था, देखिए जो हमने पहले पढ़ा था उसको आपने देखना है। ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, कंठ से कहा, बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शाहनी आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शाहनी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शाहनी हमने तो कभी नहीं सोचा था। शाहनी क्या कहे कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जौलदार, यहाँ पर दो नाम और आगे देखिए, पटवारी बेगू और जौलदार। कई जगह यहाँ पर तो जैलदार लिखा है, कई जगह ये जौलदार है, तो इसको देख लेना आपने। ठीक है। कि बातचीत सुनाई दी, तो यहाँ पर दो लोगों की। शाहनी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांघ सकी। किसी बहुत गहरी आवाज से पूछा, कौन है। हाँ, यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि अपने घर में, जिस घर में उसने अपना लगभग पूरा जीवन ही बिता दिया हो, उसको वहां से जाना कितना कष्टकर होगा। कौन नहीं है आज वहां, सारा गांव है जो इसके इशारे पर नाचता था कभी। उसकी आसामियां हैं जिन्हें
उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम नहीं समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं, आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लू बाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी। बेगू पटवारी और मस्जिद के मुल्ला इस्माइल, यहाँ पर एक और पात्र आ गया, मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, शाहनी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शाहनी की ओर देख नहीं पा रहा, धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शाहनी, रब नु यही मंजूर सी। शाहनी के कदम डोल गए, चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शाहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है शाहनी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। यानी कि यहां पर देखिए अब बिल्कुल स्पष्ट बात होगी कि अब शाहनी कुछ नहीं कर सकती थी। शाहनी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं। गांव का गांव खड़ा है, हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शाहजी ने अपने पुत्र की शादी में बनवा दिया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यहीं सोची गई थी। तो यहां पर यह बोल रहा है कि इसको लूटने की बात भी लोगों ने यहीं पर सोची। ठीक है, जिन्होंने उसको पनाह दी उसी को लूटने की बात हो रही है। यही नहीं कि शाहनी कुछ न जानती हो, यह जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन बूढ़ी शाहनी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल चुका है। देर हो रही थी। थानेदार दाऊद खां जरा अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर खड़ी जड़ निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वह शानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवा दिया करते थे। तो यहाँ पर यह बिल्कुल ध्यान रख लेना कि ये बिल्कुल क्यों हुआ, दाऊद खां अकड़ कर आगे आया और ड्योढ़ी पर निर्जीव हो गया, क्योंकि उसके ऊपर भी उसके एहसान है या ये इसका पहला विषय है। यह तो वही शानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे मुंह दिखाई में। देखिए क्या दिए थे, कर्णफूल दिए थे उसको मुंह दिखाई में। किसको? इसकी बहू को, सॉरी मंगेतर को। अभी उसी दिन जब वह लीक के सिलसिले में आया था तो उसने उदंडता से कहा था, शाहनी भागोवाल मसीत बनेगी, 300 रुपया देना पड़ेगा। शाहनी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपए दिए थे और आज, अब यहां पर देखिए, अब शाहनी को फिर से याद आ गया कि ये थानेदार जो है दाऊद खां, ठीक है, 300 भी दिए, कर्णफूल भी दिए, ठीक है, और आज क्या स्थिति हो गई है। शाहनी, दाऊद खां ने आवाज दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर शायद आंखों में उतर आता। शाहनी गुमसुम कुछ न बोल पाई। शाहनी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शाहनी, धीरे से, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है? सोना चांदी? शाहनी अस्फुट स्वर से बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी? बच्चा, वह सब तुम लोगों के लिए है, मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खान लज्जित सा हो गया। शाहनी, तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना जरूरी है, कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शाहनी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शाहनी ने। दाऊद खान निरुत्तर है। साहस करके बोला, शाहनी, कुछ नकदी जरूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर से शाहनी का गला रुंध गया। नकदी प्यारी नहीं, यहां की नकदी यहीं रहेगी। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शाहनी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मांग रहा हो शाहनी से। खां साहिब, देर हो रही है। शाहनी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसुओं की भंवर में न जाने कहां से विद्रोह उमड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है। शाहनी के जैसे कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है, पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लंघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन बहुरानी बनकर आ खड़ी हुई थी। तो यहां पर एक बार फिर से उसकी जो दृढ़ता है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो दिखाई गई है कि वो यहां पर बिखरना नहीं चाहती कि भाई आजीवन अगर मैं बिल्कुल अच्छे से इस घर में रही हूं, ठीक है, कि मेरे ही अन्न से ये लोग पले हुए हैं, तो मुझे वैसे ही मजबूती के साथ जो है यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताया गया है। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालकर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियां रो पड़ी। स्वाभाविक सी बात है, जिसका इतना लगाव है लोगों के प्रति, इतनी सिंपैथी है, ठीक है, जब वो कहीं ऐसा जाएगा तो उसके लिए आम इंसान तो रोएगा ही। जो सांप्रदायिक हैं, जिन्होंने मानवीय मूल्य तोड़ दिए हैं, उनके लिए तो ये बात सामान्य थी, लेकिन बाकी लोग जो हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल ही रो पड़े। ठीक है, उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी है। किसकी तुलना हो सकती थी इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले, वक्त बदले। शाहनी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर अपनी धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा।
शाहजी के मरने के बाद भी जिस कुल की अमानत को उसने सहेज कर रखा था, अंतिम प्रणाम था। शाहनी की आंखें फिर कभी इस ऊंची हवेली को न देख पाएंगी। प्यार ने जोर मारा, सोचा एक बार घूम फिर कर पूरा घर क्यों न देखा हूं मैं। जी छूटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने वह छोटी ना होगी। इतनी ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया ड्योढ़ी के आगे, कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंदें चू पड़ी। शाहनी चल दी। ऊंचा सा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शाहनी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। शेरे, खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाजा खोला। शाहनी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज से कहा, शाहनी कुछ कह जाओ। तुम्हारे मुंह से निकली आशीष झूठ नहीं जा सकती। और अपने सोफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शाहनी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे से कहा, रब तो हानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इसको आपने बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, यहीं से मैंने पहले भी कहा है कि बिल्कुल लास्ट में जाते जाते भी अपने लिए ना सोचकर उन्होंने उन्हीं लोगों के लिए सोचा कि तुम्हें वो खुश रखे। वह छोटा सा जनसमूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शाहनी के, और हम शाहनी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शाहनी के पांव छुए। शाहनी कुछ कर नहीं सका। राज भी पलट गया। शाहनी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तेनो भाग जगण चन्ना, वो चांद तेरे भाग्य जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बड़ी बूढ़ियां शाहनी के गले लगीं और ट्रकें चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं। शाहनी की आंखों में कुछ पता नहीं ट्रक चल दिया या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है कि बूढ़ी शाहनी को कहाँ जाएगी अब वह। शाहनी मन में मैल ना लाना, कुछ कर सकते तो उठा न रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर जमीन पर पड़ी तो लेटे लेटे हाथ मन से सोचा, राज पलट गया है, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं वहीं छोड़ आई। और शाहनी की आंखें और भी गीली हो गईं और आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा ही रही थी। शायद राज पलटा भी खा रहा था और सिक्का बदल रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी। आई होप कि आप सभी लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और आपको इस कहानी का जो मूल मर्म है वो भी समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।